नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मीनिंग होता है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा कीट इसके लिए उत्तरदायी रहता है। बात करते हैं डेफिनेशन की। सेरीकल्चर और सिल्क प्रोडक्शन इज द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क फॉर्म फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। इसमें क्या रहता है कि रेशम का जो कीट रहता है उसका हम कमर्शियली यूज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं उसका, और उसका जो पोषण करते हैं उसके पश्चात में हमको सिल्क मिलता है। रेशम कीट जो रहता है यह मुख्यतः शहतूत का जो पौधा रहता है, मलबेरी प्लांट जो रहता है, उसके ऊपर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और फीड उसी को करता है। सिल्क वर्म क्या है बच्चों? सिल्क वर्म इज द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ द डोमेस्टिकेटेड सिल्क मॉथ। इसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई, स्पीसीज है इसकी बॉम्बिक्स मोराई। It is an economically important insect, being a primary producer of silk. A silkworm's preferred food is white mulberry leaf, monophagous, यानी कि केवल ये इसी के ऊपर फीड करता है। Domestic silk moths are closely dependent on humans for reproduction. As a result, millennia of selective breeding. Wild silk moths are different, having not been selectively bred from their domestic cousins. They are not as economically viable in silk industry. अब बात करते हैं कितने प्रकार के सिल्क वर्म होते हैं। जनरली 5 प्रकार के सिल्क वर्म को यूज किया जाता है सिल्क इंडस्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। 5 प्रकार है इसमें: मलबेरी, टसर, ओक टसर, एरी और मोगा। एक एक के अपन बात करते हैं। मलबेरी क्या है? इस सबसे ज़्यादा जो कमर्शियली इम्पोर्टेंट जो सिल्क है वह इसी से प्राप्त किया जाता है, मलबेरी से। और इसका जो इंसेक्ट का जो स्पीसीज का नाम है वो है बॉम्बिक्स मोराई। भारत के अंदर ज़्यादातर जगह पर, भारत के अंदर ज़्यादा जो यूज होता है, ये जो सिल्क प्लांट यूज होता है, ये जो सिल्क यूज होता है ये होता है अपने कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर आदि के अंदर। अब देखिए दूसरी स्पीसीज आती है टसर। इसका जो रंग रहता है वह कॉपरिश कलर होता है, कॉपरिश कलर। इसका जो रंग रहता है वह रहता है कॉपरिश। और भारत में यह है झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि में यूज किया जाता है इसको। फिर आती है ओक टसर। ओक टसर प्लांट जो रहता है, ओक टसर का जो कीट है वह भारत के अंदर मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसाम के अंदर यूज किया जाता है। इसकी स्पीसीज है एंथीरिया प्रोएजी। फिर बात करते हैं एरी की। एरी का जो रिप्रोडक्शन है भारत के अंदर, जो कल्चर होता है इसका, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर होता है। और लास्ट में आता है मूगा। मूगा इम्पॉर्टेंट है। मूगा के अंदर गोल्डन येलो कलर का सिल्क निकाला जाता है इससे, और यह है आसाम के अंदर होता है।
मेनली आसाम के अंदर होता है ये। अब बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म। इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, इसके जीवन काल में क्या क्या चीज़ें रहती है। एक जो कीट रहता है, अडल्ट कीट जो है सिल्क वर्म का, यह अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लेंथ का होता है और पेंट क्रीमी वाइट इन कलर होता है। ये जो कीट रहता है, एडल्ट कीट जो रहता है, यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है और अपने जीवन काल जो रहता है एडल्ट स्टेज के अंदर फीड नहीं करता है, यह फीड नहीं करता है। फिर आती है बात फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल प्रीसीडेड बाय कॉपुलेशन। जस्ट आफ्टर इमर्जेंस मेल मोस्ट कॉपुलेटेड with females for about 2 to 3 hours and is not separated. They may die after few hours of copulation with female. मेल जो रहता है वो 2-3 हावर्स के कॉपुलेशन के बाद में अगर सेपरेट नहीं होते हैं तो अक्सर उनकी डेथ हो जाती है। एग्स की अगर बात करें तो 400 से 500 एग्स एक बार में दिए जाते हैं फीमेल के द्वारा, और यह चीज़ इस निर्भर करती है कि वहाँ का वातावरण कैसा है और उनको क्या फूड दिया जा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये देखिए फूड किसको दिया जा रहा है, फूड दिया जा रहा है कैटरपिलर को। कैटरपिलर को क्या फूड दिया जाता है, इस पर डिपेंड करती है कि कितने एग लेइंग्स होते हैं। एग जो रहते हैं इसके मोटर, राउंडेड एंड वाइट इन कलर, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर 2 टाइप के एग रहते हैं, डायपोज और नॉन डायपोज टाइप्स ऑफ एग्स रहते हैं। हैचिंग की अगर बात करें तो एग लेइंग के बाद में 10 दिन के बाद में उसमें से लार्वा निकलता है, ठीक है। और यह लार्वा कैटरपिलर बनता है और कैटरपिलर ही मोस्टली फीडिंग करता है। इन जीवों के अंदर फीडिंग का जो काम है वह कैटरपिलर करता है, और कैटरपिलर जो है 0.3 सेंटीमीटर लेंथ का रहता है, पेल येलोइश इन कलर होता है, और इसके अंदर अच्छे से वेल डेवलप्ड मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि लीव्स को खाने के लिए अडप्टेड होते हैं। अच्छे से वो लीव्स को खा सके, इसी प्रकार के इनके अंदर माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि अनुकूलित होते हैं लीव्स को खाने के लिए, पत्तियों को खाने के लिए। इसके बाद वाली स्टेज है, कैटरपिलर के बाद वाली स्टेज आती है प्यूपा। प्यूपा स्टेज आती है। कैटरपिलर जब फीडिंग बंद कर देता है तब वह कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा के अंदर, और ये जो प्यूपा है, इसे मान लिया ये प्यूपा है, अपने चारों ओर एक स्टिकी फ्लूइड सिक्रेट कर देता है जो कि हवा के संपर्क में आने के बाद में हार्ड हो जाता है। स्टिकी फ्लूइड रहता है जो हवा के संपर्क में आने के बाद में हार्ड हो जाता है वह स्टिकी फ्लूइड, और यही फ्लूइड बाद में सिल्क का निर्माण करता है, सिल्क थ्रेड का निर्माण करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, टोटल को कोकून कहते हैं। अब बात करते हैं कोकून। कोकून जो है यह वाइट कलर बेड ऑफ द प्यूपा whose outer thread are irregular while the inner threads are regular. The length of continuous thread secreted by the caterpillar for the formation of cocoon is about 1000 to 1200 meter, which require 3 days to complete. एक जो कोकून रहता है उसका थ्रेड का साइज रहता है 1000 से 1200 मीटर। अब कोकून में से इमिगो निकलते हैं। Due to active metamorphic changes during period, the abdominal reflex disappear and 2 pairs of wings develop, जो कि
अडल्ट फॉर्मेशन के अंदर इसको कर देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट जो रहेगी क्लास उसके अंदर करेंगे। थैंक यू।